Yeah, came at 17. Damn. आज हम करेंगे भैया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम पूरा थ्योरेटिकल है वैसे ये चैप्टर, तो इसके अंदर हम जो जो टॉपिक करने वाले हैं वो देखते हैं क्या क्या हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो करेंगे, देन इवोल्यूशन का टॉपिक, देन फॉसिल्स। ठीक है। अब सर जेनेटिक्स होते क्या हैं? जेनेटिक्स होते भैया मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएशन जो भी पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं तो उनकी स्टडी करना, दैट इज़ द जेनेटिक्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो जैसे कि ये पापा या मम्मी, इनमें से जो बच्चे में जो भी कैरेक्टर्स आएंगे तो दैट इज़ हेरिडिटी। एंड और हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस भी हम उसको बोलते हैं। इनहेरिटेंस होता है बच्चे मतलब कि पेरेंट्स से बच्चे में आना। तो वो वाला टॉपिक हम डिटेल में आगे करने भी वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं कैसे स्टार्टिंग करनी है अपने को। इंट्रोडक्शन करते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो जो भी बच्चे में माता पिता से जो कैरेक्टर्स आते हैं उनकी स्टडी करना, दैट इज़ द हेरिडिटी। और या फिर जेनेटिक्स के अंदर हम बोलेंगे। ठीक है। हेरिडिटी क्या करती है सर जी? हेरिडिटी रेफर्स टू द पासिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, मतलब कि पेरेंट्स से बच्चे में आना, वही बात रिपीट हो रही है। ठीक है। जीन्स क्या होते हैं? अभी हमने एक चीज़ देखी थी, डीएनए के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो 99% जो कि पूरा वेस्ट होता है, और 1% जो कि यूज़फुल होता है। एंड दोज यूज़फुल पार्ट जो होता है वो जीन्स कहते हैं उनको। ठीक है। तो जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है। दैट ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, बच्चे में जाएगा। ठीक है। जीन्स आर द शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए दैट कोड द फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ आरएनए, मतलब कि सीधी सीधी बात यह है कि जो भी जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स जाने होते हैं वो जीन्स के थ्रू जाते हैं, और डीएनए के थ्रू मेनली। ठीक है। उसके बाद मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कि रोल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि उसका रोल क्या था इनहेरिटेंस में। तो ग्रेगोर जोहान मेंडल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था भैया, फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न जेनेटिक्स की। और क्या था, इन्होंने किस चीज़ पर काम किया था? पी प्लांट पर, मटर के प्लांट पर। ठीक है। नेक्स्ट है अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है सर जी? देखो, मोनो का मतलब होता है सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके उनका क्रॉस करवाते थे। ठीक है। पी प्लांट्स का मतलब कि सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके, जैसे कि उनकी लंबाई ले ली, लंबाई उनका एक कैरेक्टर हो गया, या फिर उनका रंग हो गया तो वो एक कैरेक्टर हो गया, या फिर उनकी शेप हो गई तो वो एक कैरेक्टर हो गया। तो हम यहाँ पर लेंगे सिर्फ एक कैरेक्टर, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब कि हाइट वाला लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। When only one character is considered while crossing the two organisms, then such a cross is known as the monohybrid cross. Definition तो समझ आ गई होगी। उसके बाद जो F2 मतलब कि हम मोनोहाइब्रिड जो रेशियो लेंगे वो किसका लेंगे? जब हम क्रॉस करवाते हैं तो पहले मतलब कि पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से फर्स्ट जनरेशन आएगी, और फर्स्ट जनरेशन से फिर सेकंड जनरेशन आएगी, तो सेकंड जनरेशन का जो रेशियो होगा ना, उस रेशियो को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, इफ़ ए टोल प्लांट को हमने टी से मतलब कि डिनोट किया यहाँ पे, इज क्रोज्ड विद द ड्वार्फ प्लांट जो कि छोटा प्लांट है, टी उसको शॉर्ट टी से डिनोट किया है। वी गेट द 3 टोल एंड 1 शॉर्ट प्लांट एट द एंड ऑफ द F2 जनरेशन। ये कैसे है यहाँ पे देखो, ये रहा, ये पेरेंट्स हो गए। ठीक है सर। इनसे हमने क्रॉस किया, एक टी लिया और इन दोनों टी के साथ मैच किया तो ये दो आ गई, फिर ये वाला टी लिया, इन दोनों के साथ फिर से क्रॉस किया तो ये दो आ गई। अब ये आ गई अपनी फर्स्ट जनरेशन। ठीक बात है, हाँ जी सर। अब इन फर्स्ट जनरेशन में से ही हमने क्या लिए, दो उठाए, और दोनों को क्या किया, फिर से उनका क्रॉस करवाया। तो यहाँ से एक टी लिया, इन दोनों के साथ क्रॉस करवा दिया तो एक टी ये आया, मतलब कि एक डबल टी, एक टी और छोटा टी आ गए। ठीक है। इस हिसाब से इस नेक्स्ट टी का भी क्या करेंगे दोनों के साथ, तो ये आए। अब इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आ क्या रहा है सर, यहाँ पर टोटली देखो, ये वाला भी टोल आया है, ये वाला भी टोल आया है, और ये वाला भी टोल आया है, लेकिन ये वाला ड्वार्फ आया है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हमने इसको भी टोल क्यों बोला, वो हमें देखना पड़ेगा डोमिनेंट कैरेक्टर। ये तो समझ आ रहा है सर जी, टोल है पूरा पूरा, और ये समझ आ रहा है पूरा का पूरा ड्वार्फ है, बट इनको हमने टोल क्यों बोला वो समझने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, ड्वार्फ मतलब कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट पेज पर ही होगा आई थिंक सो। ठीक है। और जो ये इनका रेशियो होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 टोल थे और एक डॉर्फ है, तो ये 3:1 जो है ये इसका है। ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके। प्लांट की हाइट यहाँ पे करेक्ट। अब देखो जीन और एलील में फ़र्क क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि जीन्स जो होते हैं ना वो कॉपी में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर जैसे लिख रखा है डबल टी हो गया, या फिर अलग अलग मतलब कि डिफरेंट भी हो सकते हैं, छोटा टी और बड़ा टी, ये रहे यहाँ पे।
तो यहाँ पे डबल टी हो गया, या फिर छोटा टी बड़ा टी हो गया, या फिर डबल छोटा टी हो गया, तो वो वाली चीज़ हो गई। अब अगर हम इस टी और इन टी में से अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो इसको हम बोलेंगे अलील। ठीक है, ये वाला था अलील क्या होता है, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं भैया डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। अब डोमिनेंट, अब यहाँ पर हाँ वैसे पहले होती थी मेल डोमिनेंट, जो सोसाइटी थी अपनी मेल डोमिनेंट होती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब इक्वलिटी आ चुकी है। बट यहाँ पर अभी भी इक्वलिटी नहीं आई है। डोमिनेंट और रिसेसिव में फ़र्क क्या है सर? डोमिनेंट डोमिनेंट कौन होते हैं सर? वैसे मेल थे जैसे वहाँ पर मतलब कि सोसाइटी के अंदर, वैसे यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है? जो बड़ा टी है वो। ठीक है, और जैसे अपनी सोसाइटी में फीमेल थी वहाँ पे है छोटा टी, ये वाला होगा। ठीक है, ऐसे मान के चल रहे हैं अभी हम इनको। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, अगर कहीं भी बड़ा टी होगा तो वो कहीं पर भी छोटे टी को मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करने देगा। जैसे यहाँ पर दोनों टी थे तो ये तो टोल होगा, समझ आता है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा टी है वो डोमिनेंट है, वो मतलब कि रूल करेगा यहाँ पर, तो ये उसकी छोटे जो टी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं आने देगा। तो ये क्या होगा भैया, इसलिए ये टोल हुआ है। और रिसेसिव जीन कौन सा होता है? जो अगर मतलब कि वहाँ पर प्रेजेंस में, अगर बड़ा टी प्रेजेंस में है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो कर पाएगा, तो दैट इज़ द रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो शो कब करेगा सर? फिर वो सिर्फ तब शो करेगा जब वो सिर्फ खुद के साथ हो। जैसे कि यहाँ पर है टी और टी, मतलब कि उसके लेवल के हैं, सिर्फ उससे एक्स्ट्रा है तो वहाँ पर वो शो नहीं करता। होप सो डोमिनेंट और रिसेसिव भी समझ आ गया होगा। अब जीन और एलील होते क्या हैं वो वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हम बस यहाँ पर डेफिनेशन की देख लेते हैं। दिस लेट द मेंडल टू प्रपोज दैट द टू कॉपीज ऑफ द फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन्स, मतलब कि मैंने बताया था कि वो फैक्टर मतलब कि उसमें कॉपीज में एग्जिस्ट करते हैं, टी था, बड़ा टी छोटा टी था, उस हिसाब से जिनको हम जीन बोलते थे। कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये मेनली किस में होते हैं? जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वालों में नहीं होते। ठीक है, दीज टू में भी आइडेंटिकल, जैसे कि अब वहाँ पे पीछे था आइडेंटिकल थे ना, एक मतलब कि बड़ा टी और बड़ा टी थे, वो आइडेंटिकल थे। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, बड़ा टी या छोटा टी, तो ये में भी डिफरेंट भी लिख रखा है। डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज, मतलब कि उनकी पेरेंटिंग कैसे हुई है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर। अभी नेक्स्ट क्या है सर अपने पास? डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं? डोमिनेंट ट्रेट्स वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट यहाँ पर देख लो इनकी डेफिनेशन वगैरह एग्जैक्टली है क्या। द ट्रेट दैट एक्सप्रेस themselves इन द ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल combinations एंड कैन बी सीन आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। मतलब समझ आ गया होगा क्या है? वो सिर्फ किसी भी सर्कमस्टांसिस में हो या फिर मतलब कि किसी भी कॉम्बिनेशन में किया गया हो उसको, लेकिन वो वहाँ पर अपना करेक्टरिस्टिक शो करेगा, तो वो कौन सा होगा? डोमिनेंट ट्रेट होगा। ठीक है, ट्रेट होता गुण। उसके बाद भैया इन द मेंटल, मतलब कि गुण क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक बोल देंगे, वो गुण या वो गुण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में वी सी दैट द टोल ट्रेट इन द पी प्लांट टेंड्स टू एक्सप्रेस द मोर देन द शॉर्ट ट्रेट। मतलब क्या था? अभी हमने मतलब कि जो अपना मेंडल का एक्सपेरिमेंट था ये वाला टी वाला, तो इसमें कौन एक्सप्रेस कर रहा था अपने आप को? बड़ा वाला टी जो था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। वो किस वजह से एक्सप्रेस कर रहा था? क्योंकि वो डोमिनेंट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे है हाँ, देयरफॉर द टोल ट्रेट ऑफ द प्लांट इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द शॉर्ट ट्रेट। समझ आ गया? ओके हैं। नेक्स्ट अपना रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? रिसेसिव ट्रेट मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ यहाँ पे, पर डाप लेना, जो कि अपने आप को सिर्फ तभी शो करेगा जब उसके लेवल के होंगे। मतलब कि अगर छोटा टी है तो वो शो कर देगा कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वहाँ पर कहीं भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करेगा। दैट इज़ द रिसेसिव जीन। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कुछ नहीं है, बस वही चीज़ रिपीट की गई है इसमें कि जहाँ पर भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन में क्या होगा? सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। ठीक है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब वो मतलब कि क्रॉस होता है तो क्या होते हैं? द एलील फॉर ईच ऑफ द जीन सेग्रेट फ्रॉम ईच अदर। अब जो ये मैंने बताया था कि ये पूरा जीन है और इसका एक की बात करें तो वो एलील हो जाएगा, तो क्या करते हैं? एलील अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ क्रॉस, मतलब कि द एलील्स फॉर ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द ईच गैमेट फॉर्म्ड कैरिंग ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। सीधी सीधी बात क्या है? सेग्रीगेशन वाले में दोनों अलग अलग हो जाएंगे जो अलील होते हैं वो। ठीक है, या फिर वो ड्वार्फ वाले हों या तो वो टोल वाले हों, कोई से भी हों। ठीक है, और फिर इनसे एक हम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ये जीन बना, मतलब गैमेट बनेगा।
टी और बड़ा टी, मतलब बड़ा टी और छोटा टी, इस तरह से क्रॉस करके इन दोनों का, जैसे यहाँ पे है ना ये वाला टी है, इसका क्रॉस करवा दिया इसके साथ भी और इसका क्रॉस करवा दिया इसके साथ भी, तो इससे अपने को ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं। दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं दूसरे वाले के साथ, तो भी यही मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, या तो सिर्फ हाइट ली थी, या तो सिर्फ शेप लेंगे, या तो सिर्फ उनका कलर लेंगे। बट अब आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा सर, यहाँ पर हम दो कैरेक्टर लेंगे, उनकी उनकी हाइट, या मतलब कैसे बोल सकते हैं हम, उनकी हाइट साथ में ले ली, हाइट के साथ हमने कलर साथ में ले लिया, या फिर हाइट के साथ में हमने शेप साइड साथ में ले ली, तो वो वाली चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा मैंने, व्हेन टू कैरेक्टर आर कंसिडर्ड व्हाइल द क्रॉसिंग द टू ऑर्गेनिजम्स देन सच ए क्रॉस इज नोन एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये तो होगी डेफिनेशन, समझ आ गई होगी। इसमें भी क्या होगा, जो F2 जनरेशन का रेशो होगा ना, उसी को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो बोलेंगे, ठीक है। इसमें रेशो थोड़ा अलग आता है पीछे वाले से। देखो ये बड़ा है, ओके सर, यहाँ पे देख लेते हैं। ई एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ़ ए प्लांट विद राउंड एंड द ग्रीन पी, सॉरी ग्रीन ई क्या है, राउंड एंड ग्रीन पी इज क्रोज्ड विद द प्लांट विद द रिंकल्ड एंड द येलो पी। मतलब कि यहाँ पर दो कैरेक्टर लिए हैं, एक शेप का और एक कलर का, एक राउंड है और एक ग्रीन है, तो वो उसका एक कैरेक्टर हो गया, मतलब कि दो एक जगह पे हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, एक रिंकल्ड है और येलो है, इन दोनों के साथ उसका क्रॉस करवाया है, ठीक बात है। यहाँ पर तो कौन से कैरेक्टर लिया हमने, शेप का और कलर का कैरेक्टर हमने यहाँ पे लिया। तो F1 जनरेशन अपने को कैसी मिलेगी, F1 जनरेशन वुड बी हैव ऑल राउंड एंड ग्रीन पीज। F1 जनरेशन कैसे आएगी सर, F1 जनरेशन यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगी, ये रही अभी देखो F1 जनरेशन हम देखने के लिए एग्जांपल वैसे ये वाला ले सकते हैं, बट यहाँ पे नीचे मैंने लिख दूसरा वाला एग्जांपल दिया, बस वहाँ पे कैरेक्टर्स अलग अलग कर दिए, दो कैरेक्टर कर दिए जिसमें हाइट ले ली और कलर ले लिया, तो वही वाली बात हो जाएगी, कोई अलग बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को किससे डिनोट करें वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। टोल के लिए, ड्वार्फ के लिए, पर्पल के लिए, और छोटा होगा तो वाइट के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन जो आई है अपने पास, वो कैसे आएगी, वो यहाँ से आएगी। अपने पास दो कैरेक्टर थे, कौन से थे, टी और छोटा टी, मतलब कि ये कलर वाले, मतलब साइज वाले हो गए, और ये पी और छोटा पी ये कलर वाले हो गए। अब इसका हमने क्रॉस करवाया इसके साथ और इसके साथ, इन दोनों के साथ हमने क्रॉस करवाते हैं कैसे, जैसे ये टी और छोटा टी था और पी और छोटा पी है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्रॉस करवा रहे हैं, इसका टी का इसके साथ करवाया, हाँ जी सर, इस टी का फिर इसके साथ भी करवाया, तो इन दोनों के साथ करवाने के बाद अपने को मिला ये वाला, ठीक है, ओके सर। देन हमने इस टी का भी फिर इससे क्रॉस करवाया, किसके साथ करवाएंगे सर, इस टी का हमने इसके साथ करवाया, ठीक है, इस टी का हमने इसके साथ करवाया, तो अपने को क्या मिला, अपने को ये वाले मिले, ये वाला और ये वाला, ठीक है, समझ आ गया। ये आ गई अपने फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन का क्या करते हैं हम, फर्स्ट जनरेशन के साथ ही क्रॉस करवाते हैं, तो वो क्रॉस कैसे लिखा जाता है वो इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हमने अब ये अपने जो चारों आए हैं ना ये कैरेक्टर वाले, जो ये वाले हैं, तो अभी हमने क्या किया, इनको ऐसे टेबल के फॉर्म में लिख लिया, ये वाला लिख लिया और ये वाला लिख लिया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या चेक किया, इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ, देन इसका इसके साथ, देन इसका इसके साथ, और चारों को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर। सेम इसके साथ रिपीट करेंगे, इसका ऊपर वाले चारों के साथ लिखेंगे, वो लिख दिए, सेम यहाँ पर रिपीट, सेम यहाँ पर रिपीट, ठीक है। तो अब अपने को मिला क्या, अब अपने को देखो यहाँ पर जो है, कलर दूसरा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर अपने को डबल टी और डबल पी मिले, जो कि दोनों बड़े थे, तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर हैं दोनों, तो दोनों शो होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्लांट कैसा होगा, यहाँ पर टोल भी होगा और पर्पल भी होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर अपने को क्या मिला, एक बड़ा पी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, पर्पल ही कलर शो होगा, और टोल तो ये है ही। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी हाइट वाला एक टी आया तो, बट वो शो नहीं होगा क्योंकि वो रिसेसिव है। यहाँ पर क्या होगा, टी ही शो होगा और पर्पल तो यहाँ पे है ही। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा वाला, ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, दोनों छोटे टी हैं, तो डोर्फ शो होगा, हाँ जी सर। और पी में कौन मेन है, यहाँ पर बड़ा पी जो है वो डोमिनेंट है, तो वो क्या शो करेगा, पर्पल कलर शो करेगा, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे सारे लिख रखे हैं। और जब हम इस रेशो को देखते हैं तो किस रेशो में आते हैं भैया, वो 9:3:2:1 इसमें आते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। मतलब कि 3 जो आएंगे वो, सॉरी 9 जो आएंगे वो टोल और पर्पल होंगे, 3 जो आएंगे टोल और वाइट होंगे, 3 जो आएंगे शॉर्ट और पर्पल होंगे, एक जो आएगा शॉर्ट और वाइट होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी आ गया अपना सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मेन टॉपिक है वो वाला, तो इसमें भी अपने को वैसे आपने पढ़ा होगा ये 9th में 10th में, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लॉ है
जो कि क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि अब क्या है वो उनको इंडिपेंडेंटली अरेंज किया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द, मतलब कि यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज दैट द ट्रेड्स कैन बी सेग्रेटेड इंडिपेंडेंटली, जो ट्रेड्स होते हैं वो अलग अलग से सेग्रेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली। डिफरेंट करेक्टर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के मतलब कि ड्यूरिंग क्या होता है उनको वो डिफरेंट करेक्टर शो करने के लिए वो सेग्रीगेट भी इंडिपेंडेंटली होंगे। ठीक है, ओके सर। अब जो सर अपना कौन सा काम सॉरी, हाँ यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगा तो वो कैसे पता चलता है। ठीक है, अब इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन हैपन्स ऑन द पेयर्स ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम, मतलब कि अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो मेल होगा, अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो फीमेल होगा। अब मेनली क्या होता है, जैसे कि अब मेल है तो मेल के अंदर कौन से होते हैं, दोनों क्रोमोसोम, जैसे एक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें दोनों क्रोमोसोम कौन से होते हैं, दोनों एक्स होते हैं। मेल में दोनों वाई होते हैं, सॉरी दोनों एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका क्रॉस करवाया जाएगा, इंटर क्रॉसिंग के थ्रू क्या होगा, इससे एक्स आया इससे एक्स आया तो अपने पास बन गई मतलब कि फीमेल बन गई। ठीक है, इससे दूसरा एक्स आया इससे दूसरा वाई आया तो अपने पास क्या बन गया, मेल बन गया। तो इस हिसाब से हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर अलग से लिख भी रखा है, ओवम जो होता है मतलब कि जो लड़कियों में या फिर हम बोलते हैं वुमेंस में जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। और जो मतलब कि ओवम जो फ्यूज़ करेगा अगर उसमें वाई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वाई क्रोमोसोम अगर आ जाता है तो मेल हो जाएगा, मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर फ्यूजन वो एक्स के साथ ही कर लेता है, अगर मान के चलो मतलब कि मेल से अगर वाई गया तो मेल हो गया, अगर एक्स गया तो फीमेल होगी। तो ये वाला था सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक पूरा। ठीक है, अपने पास अब सेक्स क्रोमोसोम होते हैं कितने सर, एक ही पेयर होता है उनका। ठीक है, 23 पेयर टोटल होते हैं क्रोमोसोम्स के, इन ह्यूमंस 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब मेनली 23 पेयर्स में जो जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोमल्स होते हैं या फिर ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, और जो एक पेयर होता है वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब सर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती कैसे है, मेनली अपना हम मतलब कि अगर कर चुके हैं ये वाला टॉपिक, सेल था किया था सबसे पहले किया था, सेल के बाद हमने न्यूक्लियस भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। तो ये वाले जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मतलब कि बच्चे के अंदर डीएनए के थ्रू जाती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए इसलिए डीएनए के थ्रू जा रही होती हैं। ठीक है, ओके सर। ये वैसे इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, किसको, डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट अपना भैया अब कुछ मतलब कि यहाँ पे कई कम्युनिटीज़ भी आती हैं, एलजीबीटी क्या होती है वो कम्युनिटी होती है वो भी है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो किस हिसाब से अगर उनका मतलब कि क्रोमोसोम्स का सिंड्रोम मतलब कि या फिर उनको मिस अरेंजमेंट हो जाती है तो क्या होगा, तो कुछ अलग रिप्रोड्यूस मतलब कि अलग तरह के इंसान पैदा होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं उनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ओके सर। तो अपने पास सबसे पहला आता है, वैसे एक और बात मतलब कि मेल या फीमेल चाइल्ड होगा वो 50-50% चांस होते हैं, और उसमें फीमेल ही ऐसा नहीं है, कई बार पहले होता था कि भैया फीमेल को मतलब कि अब्यूज़ कर रहे हैं कि वो बच्चा मतलब कि लेडीज ही पैदा हो रही हैं या फिर मतलब कि गर्ल्स ही पैदा हो रही हैं, तो इसलिए पहले फीमेल को अब्यूज़ किया जाता था। लेकिन वो रियल कारण कौन है, यहाँ पे मेल जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर शो करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो फीमेल रीजन नहीं थी। ठीक है, और वैसे दोनों ही रीजन नहीं है क्योंकि मेल के भी हाथ में नहीं है कि वो एक्स भेजे या वाई भेजे। ठीक है, ओके सर। उसके बाद है यहाँ पे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है भैया, जैसे यहाँ पर एक्स एक्स और वाई, ये दो तो एक्स एक्स आ जाते हैं मतलब कि एक एक्स्ट्रा फीमेल कैरेक्टर उसके अंदर होंगी। ठीक है, और वाई वहाँ पर मतलब कि मेल के भी कैरेक्टर उसमें होंगे। तो क्या क्या होता है, फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे प्लस दैट मेल विल बी स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है वो इनफर्टाइल होगा, वो दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्स वो जो ये कौन सा था, हाँ क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम है उसके बारे में हमने यहाँ पर दिखा रखा है, इसके बारे में क्या क्या होता क्या क्या है। उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो लेडीज मतलब कि वुमेंस की तरह होगी। ठीक है, और जो उसका पेनिस या फिर मतलब कि टेस्टिकल्स होंगे वो मेल की तरह होंगे। ठीक है, तो इसमें ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है सभी कुछ, और ये वाली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। टोलर लेस मस्कुलर बॉडी होगी मतलब कि देन मेल्स द एवरेजेज, मतलब कि जो भी होते हैं मेल्स होते हैं उनकी एवरेजेज मेनली ज़्यादा ही होती है वुमन से, बट इनकी जो होगी वो लेस होगी। ठीक है, हाँ जी सर।
और क्या होता है, ब्रॉडर हिप्स एंड द लॉन्गर लेग्स, मतलब कि जो वुमेंस वाले कैरेक्टर्स हो गए वो हो गई, लार्जर ब्रेस्ट होगी, ब्रेस्ट ज़्यादा होती है वुमेंस की तरह, ठीक है। वीकर बोन्स होंगी, लोअर एनर्जी लेवल होगा, स्मॉलर पेनिस एंड द टेस्टिकल्स होंगे, ठीक है सर। डिले द पबर्टी और गो टू द पार्शियल अमाउंट, लेस फेशियल एंड द बॉडी हेयर फॉलोइंग द, मतलब कि पबर्टी के बाद जो हेयर्स वगैरह ग्रो होते हैं तो इसमें लेस होंगे, वो कम होंगे, कम ग्रो होंगे, ठीक है। तो वो हो गया अपना क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, समझ आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है भैया, ये फीमेल के अंदर होता है एक्स, और दूसरा जो होता है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है, मतलब कि वहाँ पर जो दूसरा है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ओके सर। रूडिमेंट्री ओवरीज, मतलब कि रूडिमेंट्री ओवरीज कौन सी होती है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रूडिमेंट्री ओवरीज जो होती हैं वो क्या बोलते हैं उनको, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं वो वीक होती हैं, या फिर मतलब कि वो इनफर्टाइल होंगी वो वुमेन जिसके अंदर ये रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, उनके अंदर सेक्सुअल करेक्टर्स जो होंगे वो मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जैसे कि ब्रेस्ट बड़ी होना तो वो नहीं होंगी, या फिर मेमरी ग्लैंड्स का बड़ा होना, तो वो सब चीज़ें उसमें उनके अंदर लैक करेंगी, ठीक है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है किसमें, 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम में। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये मेनली मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंदर क्या मिलता है अपने को, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है सबसे नीचे, ये वाला आप देख सकते हैं। बच्चों में मतलब कि जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होगा वो क्या होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे, ठीक है सर। उसके बाद या फिर उनमें ज़्यादा कुछ और भी ज़्यादा इन मतलब कि अब नॉर्मेलिटी होती हैं, क्या क्या होती है सर, जैसे कि वाइड फोर हेड होता है, मतलब कि उनका चौड़ा माथा होगा, ठीक है। और क्या होगा, मून लाइक शेप होगी फेस की, ठीक है। ओके सर जी। और इनकी लाइफ स्पैन भी जो होती है वो कम होगी, ओके है एकदम सर। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम हम कर रहे थे, टर्नर सिंड्रोम हो चुका। टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो फीमेल होंगी ना उनकी जो मतलब कि ओवरीज होती हैं, जो वहाँ पे रूडिमेंट्री ओवरीज था वो अंडर डेवलप्ड होती है या फिर वीक हम बोल सकते हैं। उसके बाद एंड दे आर स्टेराइल, सॉरी स्टेराइल का मतलब होता है जो कि आगे मतलब कि कंटिन्यू ना कर पाएँ, मतलब कि फर्दर जनरेशन को, ठीक है। यहाँ पे फर्दर की स्पेलिंग ठीक कर लेना भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट अपने पास पेटुअस सिंड्रोम। पेटुअस सिंड्रोम क्या होता है, पेटुअस सिंड्रोम है भैया अपने पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है किसके अंदर, 30th, मतलब जो 30th जो होता है अपना, सॉरी 13th जो मतलब कि अपना ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, तो अपने पास कौन सा होगा, पेटुअस सिंड्रोम होगा, ठीक है। उसके बाद होता है सर जी कुछ और भी हैं जो कि ये बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया के अंदर क्या होगा, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन मेनली होता है 120 डेज़ का, बट सिकल सेल अनेमिया अगर होगा तो उनका लाइफ स्पैन घट जाता है, ठीक है। कब होगा सर ये तब होता है जब 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम के अंदर चेंज आएगा। उसके बाद है फिनाइल, सॉरी हाँ, फिनाइल कैथेन, फिनाइल कैथेन, मतलब कि इसको एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप पढ़ लेना, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। चेंज इन द 12th ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जब कब चेंज होगा, मतलब कि जब 12th ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर अगर चेंज होगा तो अपने पास ये मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स आएंगी। उसके बाद ये एक बीमारी होती है, कब होगी, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होती है, चेंज इन, अगर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंज आएगा तो कब होगा, हेमोफीलिया अपने को फील होता है, मतलब कि हेमोफीलिया मतलब की बीमारी होगी, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस की कब होगी, जब वो भी सेक्स क्रोमोसोम के अंदर ही होती है, ठीक है सर। सिकल सेल अनीमिया के अंदर क्या होता है, जो ये वाला है यहाँ पे मैंने इसके डायग्राम बना रखे थे तो वो मैं बताना भूल गया, क्या है, सिकल सेल की अभी हमने बताया कि रेड ब्लड सेल की जो मतलब कि लाइफ स्पैन होती है वो घट जाती है, किस तरह से, उनकी शेप वैसे तो होती है राउंड, बट इसके अंदर सिकल सेल अनेमिया अगर होगा बंदे को तो उसकी शेप जो होती है कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद जो पेटुअस सिंड्रोम था उसके बारे में भी कुछ यहाँ पर है, तो वो क्या है, लिप डिवीज़न, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता हो तो उसके लिप डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला लिप मेनली होता है, ये भी बच्चे जो होंगे मेंटली रिटार्डेड होंगे, ठीक है। और नीचे वाला हम पढ़ ही चुके हैं। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास ट्रेट्स। ट्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड हैं जो कि अपने को पेरेंट्स से मिले हैं, और एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो कि अपने को अपने एनवायरनमेंट से या तो अपने एक्सपीरियंस से मिले हैं, ठीक है। ओके सर। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी मतलब कि आई कलर होगा या फिर हेयर कलर होगा या फिर जो भी हेयर टाइप होंगे, घुंघराले बाल होंगे या सीधे बाल होंगे, स्ट्रेट एंड या फिर कर्ली बाल होंगे, वो सभी अपने को कहाँ से मिलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स उनको हम बोलते हैं और पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं, जो कि हम अपना पूरा लाइफ स्पैन के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं उनकी वजह से होते हैं। जैसे कि अब अपने को चोट लग जाती है तो स्कार, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट हो गया अपना, मतलब कि अपने को मिला कहाँ से, एनवायरनमेंट से।
अगर हम अभी मतलब कि जो लड़कियां होती है या फिर और भी हम बोल सकते हैं छपरी लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने बालों को कलर करवा लेते हैं, तो दैट इज़ टाइप ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, टैटू वगैरह करवा लेना, या फिर अपने कान को छेद करवाना, तो दैट इज़ ऑल्सो द पियर्स्ड ईयर्स। ठीक है, उसके बाद है वेरिएशंस। क्या होती है सर, वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस है भैया अपने पास मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे कि अब सेम स्पीसीज वाले जैसे ह्यूमंस होगी, तो उनके अंदर डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को मेजर करना, दैट इज़ द वेरिएशन। ठीक है, ओके है। ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, देयर एग्जिस्ट सम वेरिएशंस, ईच इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम द ईच अदर। सीधी सीधी बात है, जो आइडेंटिकल ट्विंस सुने होंगे आपने, वो भी मतलब कि पूरी तरह से सेम नहीं बोल सकते, उनके भी फिंगरप्रिंट कई बार अलग हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। और उनका डीएनए भी मैच नहीं करता पूरा पूरा। ठीक है, ओके हैं। देन क्या है, ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं पूरी तरह से पेरेंट्स के मतलब कि आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं। और जो हर बंदा पॉपुलेशन में इंक्लूडेड है, या फिर जो भी पॉपुलेशन है उसके अंदर हर बंदा एक दूसरे बंदे से अलग होता है। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हार्मोन्स मतलब सॉरी ऑर्गेनिजम्स शो द ग्रेट वेरिएशंस। एक और मेन बात, जैसे कि अभी हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, किसके अंदर, बाइंड डिफिजन हो गया, बडिंग होगी हाइड्रा वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर हो सकता है भैया पेरेंट के जैसा ही बच्चा हो जाए या फिर ऑफस्प्रिंग हो जाए। ठीक है, बट जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर जो पेरेंट के जैसा एकदम के बिल्कुल पेरेंट के जैसा बच्चा कभी नहीं होता। ठीक है, ओके सर। द लॉन्ग टर्म accumulation of the variation plays a significant role in the evolution। जैसे कि अब धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता रहा, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज आया, हाँ जी सर आया, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आए, तो वो धीरे धीरे अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में देखें तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही इवोल्यूशन का रोल मतलब कि प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एक सिलेक्शन की प्रोसेस और होती है जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के थ्रू किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या था यहाँ पे, वो जिराफ वाला एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा हाँ बस याद रह जाए इसलिए वैसे बना रखा हूँ। जिन जिराफ की गर्दन छोटी थी वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए, या फिर मतलब कि सर्वाइव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी गर्दन छोटी थी और प्लांट्स वहाँ पर जब जो होते थे तो वो काफ़ी हाइट पर होते थे, इसलिए वो नहीं बच पाए। और जिनकी हाइट अच्छी हो मतलब कि गर्दन की हाइट अच्छी थी तो वो सर्वाइव कर गई, इसलिए वो बच गई। तो इससे कौन बचा, नेचुरल सिलेक्शन, जिसका जो फिटेस्ट था, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट इसलिए हम बोलते भी हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ही अपना नेक्स्ट टॉपिक भी है। वैसे तो मेनली समझ आ गया होगा जितना अभी तक बताया। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या है, इट इज़ द फिनोमिना बाय विच द फेवरेबल ट्रेट इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज इज सेलेक्टेड। चेंजिंग नेचुरल कंडीशंस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द ऑल एग्जिस्टिंग स्पीसीज। मेन बात क्या है यहाँ पर, जो भी फेवरेबल ट्रेड्स होंगे या फिर जो भी मतलब कि जैसे कि फेवरेबल ट्रेड्स उन जिराफ के लिए क्या था, उनकी गर्दन लंबी होना, तो अगर फेवरेबल ट्रेड्स अगर वो एक्वायर कर लेता है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते भी हैं। ठीक है, उसके बाद द स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स विच आर बेटर अडेप्टेड ऑफ चेंजिंग द कंडीशन सर्वाइव्स एंड रिप्रोड्यूस selected by the nature, and the species or organisms which cannot adapt perish। एग्जाम्पल हो जाएगा rejected by the nature। मेन बात यहाँ पर क्या है सर, दैट rejected by the nature। यहाँ पर मेन बात यहाँ पर यही हुई है, अगर जो बेटरली अडेप्ट कर लेगा, जैसे कि अगर यहाँ पर वो जिराफ थे उन्होंने बेटरली अडेप्ट कर लिया, कैसे, उन्होंने उनकी गर्दन लंबी होगी धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू, तो वो अडेप्ट कर पाए किसके थ्रू, अगर कंडीशन जो भी उनकी चेंज हुई थी उसके थ्रू। ठीक है, बट अगर जौन सा मतलब कि जो जिराफ छोटे रह गए थे या फिर जो अडेप्ट नहीं कर पाए थे, तो वो क्या हो गए थे, वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए उसके बाद चार्ल्स डार्विन, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इनको हम फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। इनकी एक बुक आई थी जो कि थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, तो उस बुक के बारे में मैंने नीचे लिख रखा है। कौन थे, इंग्लिश नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है सर जी। अभी उन्होंने क्या किया था, 5 साल से मतलब कि उन्होंने क्या किया, 5 साल के लिए वो एक HMS बीगल, ये एक शिप है जो कि इसके थ्रू वो गए थे किसी आइलैंड पर, जो कि आइलैंड का नाम ये है। यहाँ पर वो गए, उन्होंने वहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा था, कुछ बर्ड्स थे फिंचिज बिग्स, यहाँ पर इनके बारे में उन्होंने मतलब कि स्टडी की थी। जैसे कि कुछ बर्ड्स थे जो कि हम फिंचिज टाइप, ये फिंचिज जो होता है वो क्या है, एक बर्ड का टाइप है। ठीक है, और बिग्स उनके होते चोंच, मतलब कि क्या थी वहाँ पर कंडीशन अलग अलग थी, कुछ को खाने के लिए अलग चीज़ें मिलती थी जैसे कठोर होगी, या फिर कुछ को खाने के लिए मतलब कि सॉफ्ट चीज़ें मिलती थी, तो वो मतलब कि उनकी चोंच कैसी होगी, सॉफ्ट चीज़ें तो आसानी से टूट सकती हैं या उनको आसानी से खा सकते हैं, तो उनकी जो बीक होगी वो कमज़ोर होगी।
लेकिन जिनको कठोर चीज़ें ही मिल पा रही थी तो उनकी चोंच कैसी होगी, वो कठोर मतलब कि उनकी चोंच भी कठोर होगी ताकि उनको तोड़ना है। तो इस तरह से उनको जो हम वहाँ पर स्पीसीज़ में कुछ डिफरेंसेस मिले थे और इस तरह से उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इवोल्यूशन क्या है इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है, बट मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जो मैंने नीचे लिख रखा G1 हो गया, G2 हो गया, और ऐसे ऐसे करते करते G5000 तक लिख रखा मैंने। ठीक है, तो ये क्यों लिखा, जैसे कि G1 से G2 में आए तो कुछ चेंजेस हुए, फिर G3 में गए तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हुए, मतलब कि चेंजेस ऐड होते गए, और धीरे धीरे जब चेंजेस ऐड होते गए तो सोच के देखो जब जनरेशन जो मतलब कि 5000वीं जनरेशन जो होगी उसके अंदर कितने चेंजेस ऐड हो चुके होंगे। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो जो जनरेशन होती है 5000वीं जनरेशन, वो पेरेंट जनरेशन जैसे कि G1 जनरेशन जो होती है उससे बिल्कुल भी अलग हो सकती है। ठीक है, बट अगर हम उसके धीरे धीरे चेंजेस देखें तो उनके एंसेस्टर्स से हम मिल पाते हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स के बारे में भी अभी अपने पास आगे आएगा। नेक्स्ट है ये वाला। हाँ, अभी अपने पास अभी है जी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के मतलब कि अपने को ऑर्गन्स पढ़ने यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन और एक होगा यहाँ पर एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिनके यहाँ पर मैंने लिख रखा है डायरेक्टली, विच हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर हो बट उनके काम अलग अलग हों। तो इसके लिए एग्जांपल कौन से सर जी, इससे यहाँ पर हमने को कुछ याद रखना है क्या क्या, जैसे कि सिमिलर स्ट्रक्चर जिनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, मतलब कि वो जो सेम चीज़ से आए होंगे। कॉमन एंसेस्टर्स कौन से होते हैं, जो पूर्वज हैं, और उनके फंक्शन अलग अलग होंगे। फंक्शन किस वजह से उनके अलग अलग हुए, क्योंकि उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना पड़ा, इसलिए उनके फंक्शंस अलग अलग हो गए। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट आर मॉडिफाइड टू शूट डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि अब विंग्स जो हैं बर्ड्स के, उनका अलग काम है, वो उड़ने का काम करते हैं, और जैसे ह्यूमंस हैं हम, तो अपने हाथ या पैर हो गए तो वो अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। बट अगर हम उनके एंसेस्टर्स के थ्रू मेल करके देखें, मिला के देखें कि उनके हाथों की स्ट्रक्चर क्या थी, तो वो लगभग लगभग सेम है। तो इससे अपने को पता चलता है कि हम सेम ही एंसेस्टर से आए हैं। तो ये हो गया एक। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड एग्जांपल भी इसी चीज़ का है। उसके बाद यहाँ पे होमोलोगस क्या होते हैं, तो होमोलोगस से समझ आ गया होगा, कॉमन स्ट्रक्चर थी, सॉरी सेम स्ट्रक्चर थी, तो मतलब कि एक ही एंसेस्टर से आए हैं। उनके काम अलग अलग हो गए क्योंकि वो अलग रीजन में वो गए, अलग रीजन में दूसरे गए, तो उनको वहाँ पर अलग तरह से अडेप्ट करना पड़ा, इसलिए उनको क्या हो गए, उनके फंक्शंस अलग अलग हो गए। अब क्या है, दूसरा है एनालोगस। एनालोगस के अंदर क्या होता है, उनके फंक्शंस तो सेम होते हैं बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, और उनका ओरिजिन भी जो होता है वो भी डिफरेंट होगा। कैसे सर, वो इस तरह से अपने जो एंसेस्टर हैं, जैसे यहाँ पर एंसेस्टर 1 मान लिया, यहाँ पे एंसेस्टर 2 मान लिया, ये दो जगह से अलग अलग एंसेस्टर हैं। हाँ जी सर, और इन दोनों को मिल के कहीं एक जगह पे रहना पड़ा, ठीक है, किसी कंडीशंस की वजह से, तो उनके अभी वहाँ पर एक जगह पे एक साथ रहे तो उनके सिमिलर फंक्शंस होंगे। हाँ जी सर, बट वहाँ पर जो न्यू जनरेशन आएगी उनके एंसेस्टर्स तो अलग अलग थे। हाँ जी सर, तो दिस टाइप ऑफ एनालोगस ऑर्गन, मतलब कि ये वाले जो होंगे इनके अंदर जो होंगे वो एनालोगस ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, ओके सर। डिफरेंट ओरिजिन 2, यहाँ पे डिफरेंट ओरिजिन 2 का मतलब यहाँ पे डिफरेंट एंसेस्टर्स थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा मैंने, विंग्स ऑफ बैट बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स। देखो इनका काम क्या, दोनों का काम है सिर्फ उड़ने का, बट अगर हम उनकी स्ट्रक्चर देखें विंग्स की तो वो अलग अलग होती हैं। तो ये किसके अंदर आ गई, एनालोगस ऑर्गन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है, यहाँ पे जैसे कि हाँ, लीव्स ऑफ द ओपोशिया ओपोंचिया एंड द पीपल। पीपल का जो पेड़ होता है या फिर ओपोंचिया का जो पेड़ होता है, ओपोंचिया का पेड़ तो उनके अंदर क्या क्या होते हैं, दोनों ही काम तो उनका क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम है सर। लेकिन अगर हम उनकी स्ट्रक्चर देखें तो ओपोंचिया की जो मतलब की पत्ती होती है वो काफ़ी मतलब कि स्टेम से डेवलप हुई होती हैं, वो स्टेम की तरह होती हैं, बट जो पीपल की है वो नॉर्मल लीव की तरह होती हैं। तो वो क्या हो गया, उनकी स्ट्रक्चर तो होगी अलग अलग लेकिन उनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का, तो इसलिए उनका काम हो गया सेम। तो इसके अंदर किसके अंदर पड़े, अब ये पड़े सर एनालोगस ऑर्गन के अंदर। समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर क्या होता है सर, वेस्टिजियल ऑर्गन है अपने पास दो टॉपिक, मतलब कि अभी अपने बस यही टॉपिक रह गए। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन वो हैं जो अपनी पहले वाली जनरेशन में तो थे, जैसे कि अपने पूर्वजों में तो वो काम के थे, बट अभी उनका कोई भी क्लियर फंक्शन अपने पास नहीं है बताने को। ठीक है, डेफिनेशन आप रीड कर लेना। ठीक है,
उसके बाद और ये जो मतलब कि अपने क्या थे वेस्टिजियल ऑर्गन है वो प्रूफ भी हैं किस चीज़ का कि वो मतलब कि एक्सप्लेन करने में भी अच्छे हैं किस चीज़ को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, क्योंकि उससे अपने को पता चलता है कि मतलब कि क्या क्या चीज़ों में डिफरेंसेस आए हैं, किस तरह से डिफरेंसेस आए हैं। और ये उनके कुछ नाम लिख रखे हैं मैंने जो कि अपने अंदर भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। तो कौन से अपेंडिक्स हो गया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होगी जो कि आई के अंदर होती हैं, पॉइंटेड कैनाइन हो गए जो पॉइंटेड कैनाइन जैसे कि कुत्तों में या फिर शेर में होते हैं ना, जानवरों में होते हैं, तो उस तरह के ह्यूमंस में भी थे और होते भी अभी भी। तो उनका एग्जैक्टली अभी काम क्या है वो नहीं पता, बट जो शेर वगैरह कुत्ते वगैरह होते हैं तो उनको मांस फाड़ना पड़ता है, उसके लिए वो यूज़ में आते हैं। हेयर्स हो गए, अभी हेयर जो होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। निपल्स इन द मेल, जो मेल के अंदर जो निपल हो गए ब्रेस्ट के, तो मतलब सर ब्रेस्ट तो क्या बोलते हैं चेस्ट के, तो वो मतलब कि उनका भी कोई खास काम अभी है नहीं। टोनसाइल हो गई, ईयर मसल्स हो गई या तो विजडम टीथ हो गई, ये सभी क्या है अपने अंदर, वो सभी अपने अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। समझ आ गया, काफ़ी अच्छा टॉपिक है तो ध्यान से करें इसको। अब आते हैं फोसिल्स क्या हैं। फोसिल्स हैं जो भी मतलब कि मर गए हैं जानवर्स, तो उनके जो अवशेष बचे हैं उनको हम फोसिल्स बोलते हैं, ठीक है। मेनली फोसिल्स इवोल्यूशनरी एविडेंस उनको हम फोसिल्स बोलते हैं, मतलब कि वो फोसिल्स आर द इवोल्यूशनरी मतलब कि एविडेंस, उनसे अपने को बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि फोसिल्स मतलब कि जो अपना इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे वो किस तरह से हुआ, ठीक है। देयर आर द प्लेंटी ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, बहुत सारे हैं, बिल्कुल सही है सर। फोसिल्स हैपन्स टू द बिगेस्ट ऑफ देम, हैपन्स टू बी द बिगेस्ट ऑफ देम। फोसिल्स आर द प्रिजर्व, मतलब कि सीधी सीधी बात ये है, काफ़ी मतलब कि बहुत साल पहले तक मरे हुए उनके भी अभी अपने को फोसिल्स मिलते हैं, तो उससे अपने को क्या है स्टडी करने में हेल्प मिलती है कि मतलब कि किस तरह से इवोल्यूशन पहले कैसे हुआ है। अभी एक फोसिल के बारे में मैंने लास्ट में लिख भी रखा है क्या था वो, ठीक है। उसके बाद है द फोसिल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द anatomy and even physiology of these organisms, and understand how the evolution worked and the led to the formation that we see today। मतलब सीधी सीधी बात क्या है, किस तरह से चेंज होते होते आए हैं, वही बात रिपीट है अभी, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पे है आर्कियोपेट्रिक्स इट इज़ ए फोसिल का नाम है ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ये अपने को दो हैं जैसे कि रेप्टाइल्स और एव्स। ये किंगडम के अंदर जो किंगडम एनिमलिया था उसके अंदर हमने ये पढ़ा भी था। तो रेप्टाइल्स और एव्स जो होते हैं बर्ड्स, एव्स जो मेनली उनको हम बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है अभी के लिए। तो और जो रेप्टाइल्स और एव्स होते हैं इनके बीच में जो कनेक्शन था ना, वो आर्कियोपेट्रिक्स ने मतलब कि वो मतलब कि बताया था, ठीक है। आर्कियोपेट्रिक्स ने क्या किया था भैया, रेप्टाइल्स और एव्स के अंदर जो मतलब कि कनेक्शन था वो बताया था। क्यों सर, क्योंकि इसकी जब अपने को शेप मिली ना तो वो किस तरह से थी, उनके अंदर रेप्टाइल वाले फीचर भी मिले थे और वो दिखता कैसा था, बर्ड की तरह दिखता भी था। तो इस तरह से अपने को पता लगा कि जो रेप्टाइल्स होते जैसे सांप हो गया और जो बर्ड्स हो गए उनके अंदर कुछ ना कुछ कनेक्शन थे, ठीक है। यहाँ पर ही अपना चैप्टर होता है पूरा, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो अपना होगा मिसलेनियस वाला होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट चैप्टर इसी वीक आ रहे हैं बहुत सारे चैप्टर, मतलब इस बारे में मतलब कंप्लीट करने वाला हूँ मैं पूरा टॉपिक, मतलब कि बायोलॉजी का अपना पूरा हो जाएगा इस वीक को, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब बात करते हैं आपको पीडीएफ कब और कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पीडीएफ फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया, ठीक है। अगर मान के चलो कोई पीडीएफ है जो 10 पेजेस की है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। अगर कोई 5 पेजेस की है तो आपको 5 रुपये पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप पे करना। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।